हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फ्रेंड्स, आपको गुड न्यूज तो मिल ही गई होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 26,744 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। तो काफी सारे लोग की डिमांड आ रही थी कि भैया इस बार इस एग्जाम को 100% कैसे क्रैक करें, एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि इस बार इस एग्जाम को 100% हाईएस्ट स्कोर के साथ कैसे क्रैक करना है। सेल्फ स्टडी करके आप कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बेस्ट बुक आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, साथ ही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा, कम से कम टाइम में ज्यादा इफिशिएंसी कैसे लेकर आए और प्रॉपर टॉप स्कोरिंग टॉपिक के बारे में भी डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और एक और बात आपको समझा दूं, अगर आपको इस बार एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इस एग्जाम के लिए 100% सीरियस हो जाइए, क्योंकि 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है और इसके बाद ये वैकेंसी कितने सालों बाद आए कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी इससे ज्यादा खाली भी नहीं है। तो ये एक लास्ट चांस है भाई, अपना 100% एफर्ट आपको इस एग्जाम के अंदर देना है। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया वैकेंसी कब तक आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, आने को तो कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है वैकेंसी का, और आने को नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए या फिर मिड नवंबर में आ जाए, वैकेंसी 100% आएगी और वैकेंसी बहुत ही फास्ट तरीके से क्लियर होगी, क्योंकि यूपी के अंदर इलेक्शन भी तो आ रहे हैं। एक बार इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसके अंदर आएगी लगभग 26,744 रहेगी, जो कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहने वाली है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रहेगी, मैक्सिमम 22 ईयर रहने वाली है। वहीं पर फीमेल जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 to 25 ईयर एज लिमिट रहेगी। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी, ये डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों को इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यूपी की हर एक वैकेंसी की खास बात यह होती है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, यानी कि जो यूपी से बिलोंग नहीं करते, हरियाणा राजस्थान बिहार, वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आप लोग भी तैयार हो जाइए। ये तो आप जानते होंगे। एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। जो लोग बिगिनर स्टूडेंट है ऑब्वियसली उनका डाउट क्लियर नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न इसका 4 सेक्शंस में डिवाइड किया होता है, यानी कि 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक हमारा बेसिक सेक्शन है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ होता है, करंट अफेयर जनरल साइंस वगैरह सब कुछ होता है। जनरल नॉलेज से आपके टोटल 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए 38 क्वेश्चन हो जाते हैं यहां पर 76 मार्क्स के। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल हिंदी होता है, यानी कि सामान्य हिंदी सेक्शन होता है, यानी कि व्याकरण वाला सेक्शन। इससे हमारे टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो 74 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। थर्ड सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम मैथमेटिक्स भी बोल देते हैं, और इसी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इंक्लूड रहता है। इसमें लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो 76 मार्क का आपका ये सेक्शन हो गया। लास्ट सेक्शन हमारा रीजनिंग एबिलिटी या फिर जनरल इंटेलिजेंस हो गया। इससे टोटल 37 क्वेश्चंस आएंगे और ये 74 मार्क्स का सेक्शन हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन के लिए अगर 2 मार्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन पेपर की मार्किंग आपकी 300 हो जाती है। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 2 आवर यानी कि 120 मिनट रहने वाली है। ऐसी चीजें आप लोग को पता था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। बेस्ट बुक और स्ट्रेटजी प्रिपरेशन करने की बता रहा हूं, वेट करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक के बारे में। आपको पता है मैं खुद बिलीव करता हूं सेल्फ स्टडी के ऊपर कि ज्यादा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी को टाइम देना चाहिए। अगर आप कोई कोचिंग, आप कोई क्लासेस नहीं लेना चाहते हो, क्या आप सेल्फ स्टडी करके घर बैठ के प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो? तो मेरा जवाब रहेगा 100% कर सकते हो। बस डायरेक्शन सही रहनी चाहिए, गाइडेंस सही रहनी चाहिए, और कोई अच्छी बुक चूज करिए जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए इन चारों सब्जेक्ट की बेस्ट बुक आपको बताता हूं। 4 ही बुक बताऊंगा, उनको कवर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, एग्जाम को ऐसे क्रैक करके आओगे। सबसे पहले ले लेते हैं भाई जनरल हिंदी सेक्शन को। हिंदी के लिए कौन सी बुक से सेल्फ स्टडी करें? तो हिंदी के लिए वन एंड ओनली बुक आपको रिकमेंड करूंगा, लूसेंट का एक बुक आता है। इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बुक को एग्जाम से पहले अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% मार्क्स लेके आओगे। हिंदी सेक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेगी, बेसिक से एक एक टॉपिक को समझाती है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो केवल लूसेंट के बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी का बुक है, एकदम नंबर 1 बुक है।
सेकंड बुक आपको रिकमेंड करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, जो एबिलिटी आने वाला है उसको, न्यूमेरिकल एबिलिटी। एस चंद का, डॉक्टर आर एस अग्रवाल का ये बुक आता है, या फिर नवीन गणित हिंदी में लिखा आता है, हिंदी की बुक आती है, हिंदी में भी आती है। सभी बुक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए केवल इस बुक को कवर कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगी, एक एक टॉपिक से लगभग 150, 200, 250 ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और सेल्फ स्टडी कर सकते हो इस बुक से। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ, यानी कि आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा, जिसमें से हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक है, एक थ्योरेटिकल बुक है जिससे आप पढ़कर अपना कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर कर सकते हैं, थ्योरी पढ़कर, और इसके लास्ट पेजेस के ऊपर जनरल अवेयरनेस का जो स्टैटिक जीके होता है वो सभी कवर किया हुआ है टॉपिक वाइज। साथ ही ये जो बुक देख रहे हैं ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें लगभग 3000 मोस्ट रिपीटेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए, सभी टॉपिक वाइज है। इससे पहले टॉपिक को थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा और फिर टॉपिक वाइज इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको हाईएस्ट मार्किंग लाने से कौन रोकता है, ठीक है। दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। बाकी कोई बड़े लेवल की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन बुक से आप बहुत ही अच्छे से जनरल अवेयरनेस को कवर कर सकते हो, क्योंकि हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है, चाहे आपका जनरल साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी हो, स्टैटिक जीके भी पूरा कवर है आपका। फोर्थ सेक्शन बच गया, चौथा सब्जेक्ट हमारा बच गया रीजनिंग। रीजनिंग के लिए एक धांसू बुक आपको रिकमेंड करता हूं, जो कि है वन एंड ओनली अरिहंत का मास्टर रीजनिंग का बुक आता है। आप बोलो कि भैया इतनी बड़ी बुक, इतनी महंगी बुक क्यों हम परचेज करें? भाई देखिए, ये बुक ऐसी है, अगर आपने एक बार परचेज कर ली तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको रीजनिंग के लिए बुक नहीं परचेज करनी पड़ेगी, चाहे वो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, सीजीएल, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़े एग्जाम को ये अच्छे से कवर करती है। और यूपी ट्रिपल पैट का एग्जाम हुआ था, सभी क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको इस बुक से रीजनिंग के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर यार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट हो, तो क्यों ना एक अच्छी बढ़िया लेवल की बुक परचेज कर ले, एक बार ही बार बार आपको बुक ना पढ़नी पड़े। तो रीजनिंग के लिए वन एंड ओनली मास्टर रीजनिंग का बुक धांसू है एकदम, ठीक है। बाकी इससे नीचे बुक आती है आर के झा, अरिहंत का, जय किशन, प्रेम किशन है, उनसे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको चारों सेक्शन के लिए बुक रिकमेंड कर दी। सेल्फ स्टडी करके घर बैठ के इन बुक को अगर आप कवर करते हो, अच्छे से कवर कर लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज 100 टाइम बेटर देन बहुत सारी क्लासेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई थोड़ा सा स्ट्रेटजी और टारगेट के बारे में। देखिए, बुक बता दी, एग्जाम पैटर्न बता दिया, मैं आपको इसका टॉपिक वाइज सिलेबस भी बताऊंगा, सिलेबस नहीं टॉप स्कोरिंग टॉपिक बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वाइज आपको वो सभी टॉपिक बताऊंगा जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाते हैं, यानी कि जीएस के सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक अलग से, मैथ्स के सभी टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक अलग से, रीजनिंग के सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक अलग से आपको बताने वाला हूं। कल या परसों वो वीडियो आ जाएगी, 1-2 दिन के अंदर, उस वीडियो का वेट करिए, ठीक है। फिलहाल बात कर लेते हैं थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में। बेस्ट बुक हो गया हमारा, अब बात कर लेते हैं टारगेट के बारे में कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है इस एग्जाम की। सबसे पहले तो एक टारगेट बना के चलिए कि अब से मेरे पास लगभग 90 डेज है। टाइम आपके पास ऑब्वियसली ज्यादा होगा, लेकिन टारगेट करिए 90 डेज को, यानी कि 3 महीने को, कि भाई मैं तो 90 डेज के अंदर प्रिपेयर होके बैठ जाऊंगा, फुल्ली प्रिपेयर हो लेना है मुझे 90 डेज के अंदर, मेरे पास बस इतना ही टाइम है, ठीक है। तो 90 दिन को टारगेट बना लीजिए, कुछ भी करिए, 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, लेकिन आपको 90 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को अपनी उंगलियों पे लेके आना है, ठीक है। जब कुछ कमिट करते हो ना, तभी पूरी कायनात आपको अचीव करने में लगा देती है, ठीक है। तो एक कमिटमेंट कर लो भाई, 90 दिन में मुझे तो कवर करना है। अब प्रिपरेशन टाइम पीरियड डेली का कितना रखे, 90 दिन का आपने कमिट कर लिया, अब डेली कितना घंटा पढ़े। देखिए मेरे हिसाब से 4 घंटा अगर आप डेली दे रहे हो 90 दिनों तक तो काफी है यार, 4 घंटा बढ़िया है। लेकिन अगर आप 4 घंटे से ज्यादा पढ़ लेते हो, 5-6 घंटा लगातार पढ़ लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 4-5 घंटा बहुत है प्रिपरेशन के लिए, आप अच्छे से एग्जाम को निकाल लोगे। ये जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटजी है, यानी कि इसमें कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं, कोई भी कोचिंग क्लासेस इंक्लूड नहीं की गई है। आपको इस तरीके से सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। अपनी कोचिंग ऑनलाइन लेक्चर्स को अलग रखिएगा इससे। अब देखिए प्रिपरेशन करना कैसे शुरू करें। अब 2 टाइप के स्टूडेंट
होते हैं, एक तो होते हैं हमारे बिगिनर स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा हुआ है बिगिनर मतलब जो पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर पहली बार किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, उनको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरे होते हैं एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड वो होते हैं जिन्होंने एक दो बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या फिर जो लोग 3-4 महीनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में उनको जानकारी हो गई है, क्लियर है, उन्होंने पढ़ रखा है। अब बिगिनर स्टूडेंट को कैसे तैयारी शुरू करनी है? बिगिनर स्टूडेंट को सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस उठाइए, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, ठीक है, कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ना। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, वेट करिए। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की, यानी कि जिन्होंने पहले कोई एग्जाम दिया है या फिर जिन्होंने 2 बार यूपी पुलिस का एग्जाम दे लिया है। उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखिए, स्टार्ट प्रिपरेशन विद एनालाइज्ड सिलेबस। इसका मतलब क्या है? आपको एक तरफा सिलेबस की प्रिपरेशन करना शुरू नहीं कर देना है, आपको सिलेबस को कवर करने का टारगेट नहीं बनाना है, बल्कि आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है एक एनालाइज्ड सिलेबस से। एनालाइज्ड सिलेबस का क्या मतलब है? टॉपिक वाइज सिलेबस उठाइए, सब्जेक्ट वाइज मैथ्स का सिलेबस उठाइए, नोट डाउन कर लीजिएगा एक पेपर पर सभी टॉपिक। रीजनिंग का सिलेबस उठाइए, हिंदी का उठाइए, जीके का उठाइए। अब उस सिलेबस को एनालाइज करिए। एनालाइज का मतलब यह है उस सिलेबस के टॉपिक्स को देखिए, जैसे कि मैथ्स का उठाया या फिर जीके का उठा लिया। जनरल नॉलेज में देखिए कि हाँ भाई, हिस्ट्री के अंदर से ये टॉपिक मुझे आते हैं और ये टॉपिक नहीं आता। जो टॉपिक आपको नहीं आता, जिस टॉपिक के अंदर आप वीक हो, उस टॉपिक को अलग निकाल लो, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर देखा कि ये टॉपिक मेरे कवर्ड नहीं है, उन टॉपिक को अलग निकाल लो। ऐसे ही आपने मैथ्स का सिलेबस उठाया, जो जो टॉपिक नहीं आता, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग निकाल लिया। मुझे मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं सोल्व होते तो उनको अलग निकाल लिया। ऐसे रीजनिंग के, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक इकट्ठा हो जाएंगे जो आपके कवर्ड नहीं होंगे, तो वो हो जाएगा एक एनालाइज सिलेबस। क्या आपने उसके ऊपर टाइम लगाया है, एक एनालाइज करके सिलेबस निकाला है। तो आपको प्रिपरेशन उन्हीं टॉपिक से शुरू करनी है। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से प्रिपरेशन नहीं करनी है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जो एनालाइज सिलेबस है, यानी कि जो वीक टॉपिक हैं आपके सब्जेक्ट वाइज, उनसे प्रिपरेशन शुरू करनी है। मोदी जी ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में यह कहा था कि स्टूडेंट को एग्जाम में पहले जो कठिन प्रश्न है उनके ऊपर ट्राई करनी चाहिए, उनको सोल्व करना चाहिए। वहां पर उनका स्टेटमेंट एक तरीके से गलत था। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना होता है, एग्जाम में जो इजी है उससे सोल्व करना होता है। लेकिन आप जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको जो पहले कठिन है, जो मुश्किल है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इजी आप आसानी से कर लोगे क्योंकि आपने टफ को निकाला है। तो जो नहीं आता, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है, पहले उनको कवर करिएगा, ठीक है। जब आप देखोगे कुछ दिनों बाद आपका पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को एनालाइज सिलेबस से प्रिपरेशन शुरू करनी है। पहले सिलेबस को एनालाइज कर लेगा कि भाई सब्जेक्ट वाइज मेरे वीक टॉपिक कौन से हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए फोकस सेक्शन कौन सा है, सबसे ज्यादा मेहनत कौन से सेक्शन के ऊपर हमें करनी पड़ेगी। देखिए, फोकस सेक्शन एक है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके सामने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। स्पेशली करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, जनरल साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा और बाकी स्टैटिक जीके के ऊपर भी दबा के फोकस करिएगा। तो आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, इसको सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है। और मेरे हिसाब से सब लोग जनरल अवेयरनेस में एवरेज ही बैठे होंगे। एक होता है मैथ्स, मैथ्स को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग निकाल लोगे, हिंदी निकाल लोगे, लेकिन मैथ और जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। मैंने 2018-19 वाले दोनों एग्जाम देखे हैं, इनके ऊपर फोकस करिएगा। और एक और तीसरा सेक्शन है हिंदी। हिंदी सेक्शन को उन लोगों को ज्यादा फोकस करना है जो आउटसाइडर है, यानी कि जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी, सीबीएसई वगैरह से उन्होंने अपनी 10th 12th वगैरह की है और पहले हिंदी नहीं पढ़ी। तो आपको जीएस मैथ्स के अलावा हिंदी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग 10th 12th हिंदी मीडियम से करते आ रहे थे, हिंदी की काफी अच्छी जानकारी है, तो आपका फोकस रहना चाहिए जीएस और मैथ्स के ऊपर, क्लियर है। या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हिंदी को फोकस करिएगा, क्योंकि हिंदी ऐसा सेक्शन है जो कि फुल मार्क्स आपको दिला सकता है, समझ गए। नेक्स्ट है, अब देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि कैसे पढ़ें। मैंने आपको बताया था 4-5 घंटा डेली पढ़ो, बहुत है। अब आपको स्ट्रेटजी अपनानी है 2 सब्जेक्ट्स पर डे। डेली 90 दिन आपके पास है, मैंने आपको बताया था 90 डेज का टारगेट है। 90 दिन आपको पढ़ना है
4-5 घंटा डेली आप प्रिपरेशन को दे रहे हो और डेली आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं, 2 सब्जेक्ट पर डे लेके चलना है आपको, 2 सब्जेक्ट। ये मत समझिएगा कि एक दिन में मैं तो चारों सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, कंफ्यूजन होगा माइंड में, फ्रस्ट्रेशन होगा और कुछ नहीं होगा। कुछ पढ़ रहे हो तो शिद्दत से उसे टाइम दो। अगर आप डेली 4 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 सब्जेक्ट को कम से कम 2-2 घंटा तो दो। अगर 4 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 4 सब्जेक्ट को तो 1-1 घंटा ही दे पाओगे। तो कम से कम ज्यादा टाइम फोकस के साथ पढ़िएगा। ये नहीं कि 4 घंटे में चारों सेक्शन खत्म। 2-2 सब्जेक्ट को लेकर चलिए। कैसे? जैसे कि शुरुआत करी आपने कल से कि मैं कल से पढ़ने शुरू कर रहा हूं, तो कल आप 2 सब्जेक्ट को लेकर बैठिए। मान लीजिए कि आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा, 2 घंटा इसकी प्रिपरेशन करी, उसी के साथ आपने गैप लेके 2 घंटा हिंदी को पढ़ लिया, ठीक है। अगला दिन हमारा आ गया, 4 घंटे हो गए। नेक्स्ट डे के ऊपर आपको रीजनिंग को 2 घंटा देना है और फिर गैप देके 2 घंटा आपको जीएस पढ़ना है। 4 घंटा की प्रिपरेशन, फिर अगले दिन ये वाला स्लॉट आ जाएगा, उसके बाद ये वाला स्लॉट आ जाएगा, फिर ये वाला स्लॉट आ जाएगा, यानी कि ऐसे ही आपका साइकिल चलता रहेगा। अब यहां भी एक एक्सेप्शन है कुछ स्टूडेंट के लिए, आप इस तरीके से चल रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा वीक है, कि मैथ्स में मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, रीजनिंग मेरा ठीक है, हिंदी भी मेरा ठीक है, जीएस भी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन मैथ्स मेरा कुछ ज्यादा ही वीक है, तो आपको क्या करना है? फिर भी आपको 2 सब्जेक्ट पर डे लेकर चलना है। लेकिन कैसे? पहले दिन आपने मैथ्स पढ़ा, गैप देके हिंदी पढ़ा, 2 सब्जेक्ट आपने पहले दिन पढ़ लिए। दूसरे दिन आपको मैथ्स वहीं के वहीं रखना है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा मैथ्स ज्यादा वीक है, मुझे मैथ्स के अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मैथ्स को मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मैथ्स को वहीं रखिए। अब बचे कौन से हमारे? हिंदी पहले दिन कवर हो गया, जीएस बच गया, रीजनिंग बच गया। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में मैं ठीक हूं, रीजनिंग अच्छा है, तो जीएस को आप ले लीजिए यहां पर, क्लियर है। वरना ऐसे ही साइकिल बनाते हुए चलिए और रीजनिंग थोड़ा इसकी जगह रीजनिंग ले लीजिए। तो एक सब्जेक्ट को वहीं पर रखिए। आपको लगता है कि किसी सेक्शन को मुझे ज्यादा टाइम देना है, तो उसको स्विच मत करिएगा, ठीक है, उसको स्विच मत करिएगा, उसको उसके साथ उसकी जगह उसको रख दीजिएगा जिस सेक्शन में आप थोड़ा अच्छे हो, उसको 3 दिन बाद टाइम दे दीजिएगा। लगातार 2 दिन आपने मैथ्स पढ़ा, फिर तीसरे दिन यहां पर रीजनिंग जीएस ले लिया, ठीक है। रीजनिंग के लिए अगर इजी आपको लगता है, रीजनिंग आपका काफी अच्छा है, तो उसको 2 दिन में आप एक बार पढ़ सकते हो, 2-2.5 घंटे का टाइम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? समझ गए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है? 90 डेज इस डिसिप्लिन को फॉलो कर दीजिएगा, बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अब एक वीकली प्लान भी है हमारा। 6 दिन आपने इस तरीके से पढ़ा, 7वें दिन क्या करना है, वीक डे पर क्या करना है, यानी कि संडे वगैरह पे क्या करना है। संडे में आपको 4-5 घंटे टाइम देना है रिवीजन के ऊपर। पूरे हफ्ते सब्जेक्ट वाइज जो आपने पढ़ा, आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। देखिए, पढ़ते टाइम, सेल्फ स्टडी करते टाइम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स मेंटेन करते हुए हमेशा चलिएगा, बहुत बेनिफिट इसका मिलता है। जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे सब्जेक्ट वाइज, उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। 2-2.5 घंटा दीजिए, दबा के रिवीजन मारिए। पूरे हफ्ते का रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आपने पढ़ा उसके आधा कम से कम रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, संडे वाले दिन ही आपको करंट अफेयर कवर करनी है। मेरे हिसाब से डेली करंट अफेयर कवर करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। वीकली करंट अफेयर करिए। देखिए, जनरल अवेयरनेस से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से लगभग 8-9-10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। तो वीकली करंट अफेयर को पकड़ लीजिए। वीक में एक दिन आप 2-2.5 घंटा अगर करंट अफेयर को डेडिकेटेडली दे रहे हो, फिर भी आप करंट अफेयर में काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो वीकली करंट अफेयर को 2-2.5 घंटा दीजिए, अच्छे से कर जाओगे। और एवरी संडे शाम 5 बजे चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो आता है, उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। हर संडे करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। साथ ही अगर पॉसिबल हो सके इन 90 दिनों के अंदर बीच बीच में सब्जेक्ट वाइज आपको मिक्स्ड क्वेश्चन के ऊपर भी प्रैक्टिस करते रहनी है। देखिए, टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हो, रीजनिंग आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, मैथ्स आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो। जैसे ही आपका सिलेबस कवर हो जाए, सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, तो बीच बीच में टाइम निकालिएगा सब्जेक्ट वाइज मिक्स्ड क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने की, जहां पर मिक्स्ड टॉपिक हो, क्योंकि एग्जाम में आपको सभी कुछ मिक्स्ड मिलता है। और 90 दिन के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने की कोशिश करिए। देखिए, अभी तो वैकेंसी आएगी, तो मार्केट के अंदर मॉक मुश्किल से अवेलेबल होंगे। तो अगर मॉक अवेलेबल हो जाते हैं और सिलेबस आपका कवर हो जाता है, तो एग्जाम से 10, 15, 20, 1 महीना पहले मॉक के ऊपर भी आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन फिलहाल
इस तरीके से आपको इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रिपरेशन सब करते हैं, सेल्फ स्टडी भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रिपरेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होता, एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती। अगर आप रेगुलर बेसिस पर कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। घोच मचा रहता है, कभी कोई सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, कोई सा सेक्शन वीक पढ़ा हुआ है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी टाइम मिला कभी ज्यादा पढ़ लिया कभी कम पढ़ लिया। तो यार एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलिएगा प्रिपरेशन में, तब जाके बात बनेगी। और जैसे कि बता चुका हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई नहीं बता सकता फिर वैकेंसी कब आएंगी, क्योंकि इसके 5 साल बाद इलेक्शन होंगे और वैकेंसी भी खाली नहीं है। कायदे से यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की लगभग 20,000 से भी कम वैकेंसी खाली है, ये तो 26,000 कुछ वैकेंसी निकाल ही रही हैं। तो ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे मत जाने दीजिएगा। तो फुल्ली सीरियसनेस के साथ जो इधर उधर के काम थे उन सभी को छोड़िए और 100% फोकस के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए और माइंड में गोल सेट कर लीजिए कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके रहूंगा। इस बार केवल क्वालिफाई ही नहीं करना, इस बार 300 आउट ऑफ 300 स्कोर मुझे करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तभी मोटिवेशन आएगा, तभी एनर्जी आएगी प्रिपरेशन करने की। बाकी टाइम टू टाइम वीडियोस रेगुलर बेसिस पर लेकर आता रहूंगा, स्ट्रेटजी बताता रहूंगा, टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो 1-2 दिन में आई रही है। और भी आपका कोई डाउट हो बता दीजिएगा, उसके ऊपर डिटेल्ड प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।